अराउंड 80 to 85% बच्चों को किसी ना किसी सब्जेक्ट में केटी लगा ही रहता है। आपका 12th नहीं है, 10th नहीं है कि यूनिट टेस्ट में मार्क्स गए तो भी भाई आगे जाके जोड़ के आराम से पास हो जाएंगे। या तो कुछ ऐसे सीनियर्स भी आपको मिलेंगे, यार क्यों लेक्चर्स बैठ रहा है यार, बंक मार दे, कोई टेंशन नहीं, ये वो। दोस्तों मैं बोलूंगा ना, सबसे पहले डाटा निकालो, और डाटा निकालोगे ना तो आपकी आंखों के सामने ना जोर से झटके लगेंगे, भाई ये क्या है, हाँ भाई ये है। बताना चाहूंगा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर का अगर आप डाटा निकालते हो और आप जब आप वो चीजें देखोगे तो आपको जोर का झटका लगेगा कि भाई ऑल क्लियर का जो रेशियो है वो बिल्कुल बहुत कम है। अराउंड 80 to 85% बच्चों को किसी ना किसी सब्जेक्ट में केटी लगा ही रहता है। एंड जो ऑल क्लियर होने वालों का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। अराउंड में ज्यादा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 20 to 25% का, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आज भी आप बोर्ड एग्जाम में जैसा पढ़ते थे उसी वाइज आप चीजों को कर रहे हो, उसी वाइज चीजों को फॉलो कर रहे हो। एंड गाइस बहुत सारे जगह मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स को इंजीनियरिंग के बारे में एक्चुअल पता ही नहीं है, और वही पैटर्न्स को बच्चों को बताया जा रहा है, वही पैटर्न्स को फॉलो करवाया जा रहा है, और बच्चों को अभी समझ है नहीं। वैसे 4 महीने के बाद अकल ठिकाने आ जाती है और 4 महीने के बाद लगने लगता है यार ये तो गड़बड़ कर दिया, और तब तक बहुत देरी हो चुकी रहती है। इसीलिए गाइस बताना चाहूंगा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एंड दोस्तों एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि प्लीज मुझे बताओ आप कौन से कॉलेज में हो, जिससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा एंड उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आ पाऊंगा। एंड एक चीज गाइस, और इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 2000, जो मेरे मोटिवेशंस के लिए है, आप सभी का रिएक्शन जानने के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड दोस्तों इस बारे में तो हम बात करेंगे, पर एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी मैथ स्टार्ट कर दिया है, और हमारे इस चैनल पे हमने ऑलरेडी कई सालों से मेहनत किया हुआ है, और इस चैनल पे सब कुछ है, BXC, BEE, BEEE पुणे में जैसे BXC होता है, BEEE फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ है। बट गाइस आप लोगों का जैसा बात है कि सर नया आता है तो सर मजा आता है, तो जैसे मैथ हमने स्टार्ट कर दिया। अब गाइस एक और अनाउंसमेंट है, हम जस्ट 16 के लास्ट है, 500 के नजदीक पहुंचने के। तो गाइस मैं चाहता हूं कि 500 के पे 2 सब्जेक्ट हम लोग इस चैनल पे और लॉन्च करने वाले हैं, हम खुद पढ़ाने वाले हैं। तो गाइस मैं चाहता हूं कि प्लीज हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपका रिएक्शन, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। वैसे गाइस देखो ये चैनल 500 के तो होने वाला ही है, पर मुझे अच्छा लगेगा कि आपके बोलने के बाद आपने इसको फटाफट कर दिया, तो दिल में खुशी और होगी, एंड इसी यूट्यूब चैनल पे वो चीज आपको दिखाई देगी। तो मैं चाहूंगा हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। अब बात करते हैं अपनी एक एक चीजों को। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सबसे पहले ये क्लियर कर रखना चाहिए कि जो भाई आपका सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर के बीच में आपको कितना टाइम मिल रहा है, आपका सेमेस्टर एग्जाम कितने दिन के बाद है। आप जाके देखोगे जैसे D-BARTU का बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, पुणे का भी लेट हो जाता है, मुंबई का उसके पहले हो जाता है। तो गाइस आपको ओवरऑल 2-3 सालों का एनालाइज करके आपको यह देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेमेस्टर का पैटर्न है उसके बीच में कितना गैप मिल रहा है, और गैप के साथ ही गाइस आपके बीच में कितने एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा कि अभी तो नहीं, पुणे में पहले क्या होता था, एंड सेम और इन सेम होता था। जैसे आप सभी का अभी यूनिट टेस्ट होगा तो पहले वहां इन सेम होता था, और इन सेम के एग्जाम जो होते थे वो भी यूनिवर्सिटी वाइज ही होते थे, और उनका मार्क्स उसी वाइज कंसीडर किया जाता था। समझ में आए? तो इसीलिए गाइस आपको ये पहले पता लगाना है कि आपका सेमेस्टर के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, और उस टाइम के बीच में जो सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है, उन सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको कौन सा लग रहा है, एंड कौन कौन से एग्जाम्स बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। देखो अगर इन सेम नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपके यूनिट टेस्ट होने वाले, जैसे बहुत सारे जगह, बहुत कम ही जगह इन सेम होते हैं, ज्यादातर जगह यूनिट टेस्ट होते हैं। और यूनिट टेस्ट का अगर मैं रेशियो आपको बताऊं तो भाई यूनिट टेस्ट का एवरेज निकाल के आपके फाइनल मार्क्स में ऐड किए जाते हैं, एंड इंटरनल केटी भी लगती है। ये बात दिमाग में रख लो, आपका 12th नहीं है, 10th नहीं है कि यूनिट टेस्ट में मार्क्स गए तो भी भाई आगे जाके जोड़ के आराम से पास हो जाएंगे, नहीं भाई। जो इंटरनल केटी लगती है, और इंटरनल केटी का भी कैलकुलेशन होता है कि आपको इतने सब्जेक्ट में केटी लगा हुआ है, उसको भी क्लियर करना पड़ता है। इसीलिए जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर मतलब इंजीनियरिंग के जो भी एग्जाम्स कॉलेजेस के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स को यूनिवर्सिटी एग्जाम ही कंसीडर करके एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि गाइस उन सभी का भी एक तो ऐड भी किया जाता है और साथ में उसमें भी बैकलॉग लगता है। जैसे मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको समझा देना चाहूंगा, बता देना चाहूंगा, जिससे आपको समझे। जैसे मान लो 2 यूनिट टेस्ट है, मैं बोल रहा हूं हर जगह का अलग अलग है, बट एक मेथड मैं आपको समझाता हूं, जैसे थोड़ी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लो 2 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए गए 20 मार्क्स का,
ओके। और आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 70 मार्क्स का, ध्यान से सुनना, फाइनल एग्जाम 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का नहीं, थोड़ा मैं ऐसा ले लेता हूं, आपका फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का है। ओके। और ओवरऑल जो कैलकुलेशन होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है ओवरऑल पूरे सेमेस्टर का। जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं मैथ, मतलब हर जगह अलग अलग पैटर्न है, बट मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैथ टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 मार्क्स का पेपर बाद में होने वाला है। अब बोलोगे सर यहां तो 20 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे ऐड होगा? ये ऐड होने के बाद तो सर ये 140 मार्क्स हो जा रहा है, आप तो बोल रहे टोटल 100 मार्क्स। नहीं भाई, जैसे दो 20 मार्क्स का आपका एग्जाम्स हुआ, तो 20 कितना हो गया? 40 मार्क्स हो गया। अब मान लो 20 में से 20 दो मार्क्स हुए, और इनमें से आपको बस 30 मार्क्स मिला है, दोनों को मिला के आपको 30 मार्क्स मिले। अब 30 को क्या किया जाएगा? 2 से डिवाइड किया जाएगा। कितने से? 2 से डिवाइड किया जाएगा और आपको मिलेगा 15। और ये 15 मार्क्स आपका क्या किया जाएगा? 15 मार्क्स, मान लो यहाँ आपने जो 80 मार्क्स का पेपर दिया है, 80 मार्क्स का जो पेपर दिया है उसमें 70 मार्क्स मिले, एंड 70 प्लस 15, ओके, 70 प्लस 15 ये हो गया हमारा 85। 100 में से आपको कितना मिल गया? 85 मार्क्स। क्लियर? इस तरह से ऐड किया जाता है। तो जो यूनिट टेस्ट होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसको प्लस किया जाएगा और प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, एंड देन उसके बाद उसको फाइनल एग्जाम्स में ऐड किया जाएगा। समझ में? इस तरह से तो हर जगह का मैं एक जस्ट एग्जांपल मैंने दिया कि आपका किस तरह से रेशियो को ऐड किया जाता है, यूनिट टेस्ट का एवरेज किस तरह से निकाला जाता है, वो सभी चीजें गाइस आपको पता रहना चाहिए। वैसे गाइस जैसे जैसे जो जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं वो चीजें हम लोग लाइन वाइज आपको बताना स्टार्ट करते हैं। जब मुंबई आएगा, डी बाटू आएगा, नागपुर AKTU, RGPV, जो भी जिसका भी स्टार्ट होगा, हम एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वो हमारे प्रोसेस स्टार्ट हो चुके रहते। बट अभी समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ का पासिंग रेशियो क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसे अभी आप सभी को पता है कि एवरेज अगर मैं बोलूं तो 40% पासिंग क्राइटेरिया हो जाता है इंजीनियरिंग का। जैसे 12th में 35% था, बट 12th में 40% हो जाता है। ये बातें भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद गाइस मैंने बोला कि देखो राहुल सर के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राहुल सर का नाम ही काफी है। और इंजीनियरिंग में राहुल सर के अलावा मतलब आगे जाके पछतावा होगा। आप जाके सीनियर से बात करोगे तो राहुल सर के बारे में ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ ये चैनल को फॉलो करना जिस चैनल पे हो बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली ऑनलाइन के कारण ऐसा एक टीचर आपको मिल गया जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा गाइस। मुझे लगता है एक हार्ड राहुल सर के लिए चलना चाहिए। अब गाइस एग्जामिनेशन, मैंने ऑलरेडी बोला कि एग्जामिनेशन के बीच में आपको कितना टाइम मिल रहा है और उनका क्या क्या पैटर्न है, वहां कौन से पैटर्न को फॉलो किया जाता है। वहां MCQ, आपके यहाँ MCQ है, क्योंकि आपको सबसे पहले पेपर ही निकाल के देखना चाहिए कि जो आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स हुआ है उसका पेपर कैसा है। आपको खुद से निकाल के देखना। आप साइट पे जाओगे, उसके वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल पर सर्च करोगे, आपने यूनिवर्सिटी का सर्च करोगे तो उसका एक पेपर पैटर्न मिल जाएगा। वो पेपर पैटर्न को आपको समझना है कि यहाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट का देखना है आपको। MCQ है कि नहीं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है कि नहीं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है कि नहीं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है कि नहीं, डायग्राम्स क्या है, ये सभी चीजों को आपको देखना है। तो एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाता है उस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप रेफरेंस बुक भले लो, पब्लिकेशंस की बुक भले ले लो, बट गाइस आपका खुद का नोट्स बना हुआ रहना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे ऐप पे हैं उनके लिए सभी चीजें आसान हो जाती है, उनको नोट्स बहुत आसानी से मिल जाता है, एंड चीजें उनको पता रहता है कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बस मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। राहुल सर जो पढ़ा रहे हैं ना भाई, वो पत्थर की लकीर है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं। तो आप अभी हमने सभी यूनिवर्सिटीज का तो लॉन्च नहीं किया है, धीरे धीरे बाकी का भी लॉन्च हो जाएगा, बट जिसका लॉन्च है प्लीज उसका फायदा उठाओ, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो यूट्यूब से पढ़ सकता है वो यूट्यूब से पढ़े, जो ऐप से पढ़ सकता है ऐप पे सभी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, वो ऐप पे विजिट कर सकता है। इसके बाद गाइस पैटर्न के बारे में मैंने बोला कि पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। पेपर पैटर्न कैसा है, पेपर पैटर्न के अंदर क्या क्या है, वो सभी चीजों को कंसीडर करना जरूरी है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा यहाँ जो मैंने कल ऐड किया था कि आपके यहाँ जो पब्लिकेशंस यूज हो रहा है वही पब्लिकेशंस आपको यूज करके पढ़ना स्टार्ट करना है। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि रेफरेंस बुक, बड़े बड़े रेफरेंस बुक अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बेसिक चीजों को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हो, बट क्वेश्चंस वही रेफरेंस बुक का यूज करो जो आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चल रहा है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिससे आपको एग्जाम्स निकालना आसान हो जाएगा, पॉइंटर्स निकालना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इवन गाइस टाइम मैनेजमेंट, मैं बता रहा हूं यहां अगर आप देखोगे ना, जॉब की तरह ही टाइम होता है। ऐसा लगेगा सुबह जा रहा हूं और शाम को जॉब करके वापस आ रहा हूं, भाई उसी तरह से हमें तैयार किया जाता है। तो हमें बाकी जो चीजें करनी है ना, उसको किस तरह से अरेंज करना है, ऑलरेडी मैंने गाइस ये देखो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप जाके देखोगे आपका फोकस होगा तो ऑलरेडी मैंने देखो ये देखो
ऑलरेडी वीडियो आपको दिखेगा। और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा, प्लीज रिक्वेस्ट है ये वीडियो जाके देखो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड इसके बाद गाइस एक और वीडियो मेरा बनाने का प्लान है जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि पूरे हफ्ते का आपका टाइम, आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड अगर आप मांग करोगे तो वो वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा। अब गाइस अटेंडेंस की बात, अभी जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारे सीनियर्स ऐसे दिखाई देंगे कि जो मतलब कि ब्रेक होने के बाद या 1-2 लेक्चर्स के बाद आते हुए दिखाई देंगे, या तो कुछ ऐसे होंगे कि 3-4 लेक्चर के बाद गायब हो जाते होंगे, या तो कुछ ऐसे सीनियर्स भी आपको मिलेंगे, यार क्यों लेक्चर्स बैठ रहा है यार, बंक मार दे कोई टेंशन नहीं ये वो। या तो बहुत सारी जगहों पे ये भी आप सुनते हुए मिलोगे कि यार इंजीनियरिंग में जाओ ना तो कोई नहीं, बंक मार सकते हो, 2-4 लेक्चर के बाद निकल सकते हो। बट मैं अलग सजेशन दूंगा। इवन आपके राहुल सर ने भी ये पैटर्न, जबकि हम लोग बहुत बिजी थे भाई, हमारे पास बहुत सारे काम थे, जो अगर हम मतलब कॉलेज से निकल के जाते तो हमारे बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाते क्योंकि घर की परेशानियों के कारण हमें बाकी चीज़ों को खुद अरेंज करना पड़ता था। बट फिर भी मैं आपको सजेशन एक देना चाहूँगा, अगर मेरी बात बड़े भाई की तरह मानोगे तो देखो इस फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अपने अटेंडेंस को एकदम अच्छा करके रखो, बिल्कुल अच्छा करके रखो। वैसे तो आप कॉलेज में जाओगे तो खुद कॉलेज जब सेमेस्टर 1 के जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर इतना रूल्स डाल के रखते हैं, उनको ऐसे डरा के रखते हैं, उनको ऐसा लगता है भाई इनको एक्स्ट्रा पर ना आ जाए तो सारे रूल्स उनको पहले ही बता दिए जाते हैं और वो बच्चे डरे समय रहते हैं यार कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपना इंटरनल मार्क्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में टीचर्स के हाथ में बहुत सारे मार्क्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब इंटरनल केटी तो टीचर्स की वजह से ही लगता है, इंटरनेट केटी अगर टीचर चाहे तो बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अपना अटेंडेंस बना के रखना। हो सकता है बोलोगे सर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर को कुछ समझ में ही नहीं आता सर, उसमें बैठूंगा ना सर नींद आता है सर, कुछ नहीं समझ में आता। मैं बोलूंगा भाई चलेगा, एटलीस्ट कम से कम आपको समझ सुनाई तो देगा कि यार ये जो यूनिट चल रहा है वो यूनिट का नाम क्या है, आपको ये तो समझ में आएगा कि आपके कॉलेज के अंदर चल क्या रहा है, आप क्या क्या पैटर्न फॉलो करना है, ये चीजें तो क्लियर होगी एटलीस्ट। क्योंकि सेमेस्टर 1 के अंदर मैं बोल रहा हूं कि आपको समझना सबसे पहले है कि इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना क्या होता है और कैसे इसको क्लियर करना रहता है। जबकि बुक्स आप देखोगे इतने मोटे मोटे बुक्स देख के पहले सो जाओगे। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे टाइम जब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे लाइब्रेरी में जाके इतनी मोटी मोटी बुक लेके आते थे सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद, और जब रिजल्ट आता था दिखता था कि उन्हीं के छह सब्जेक्ट में उनको केटी लगा हुआ है। ऐसे बच्चों का हाल है। तो भाई बुक्स ले लेने से कुछ नहीं होता है, उसको किस तरह से पढ़ना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए गाइस आप अगर लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आएगी कि भाई कैसे कैसे हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्या क्या पैटर्न्स को फॉलो करना है, ये सभी चीजें क्लियर होती जाएगी। हाँ, और आपके साथ टीचर्स के साथ भी ना आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। एंड टीचर्स के साथ रिलेशन और बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ भाई वो बॉन्डिंग ये अलग तरह का होगा क्योंकि अपने को मार्क्स और इंटरनल मार्क्स की जरूरत है, तो वहां बॉन्डिंग बनाना तो बनाना ही पड़ेगा। वहां अगर आप अपना एटीट्यूड दिखा के चलोगे ना तो हो सकता है टीचर कुछ ना बोले, बट आपके इंटरनल मार्क्स में ना वो जरूर उसका जलवा दिखाई देगा। इसीलिए सेमेस्टर 1 के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर जितना शरीफ बन सकते हो उतनी शराफत अपनी दिखाओ, जिसका पूरा प्रॉफिट आपको बहुत सारी चीजों में होता है। इवन गाइस बहुत सारी टीचर्स, अगर आप टीचर्स आपको पसंद करने लगे भाई टीचर खुद ही सजेशन दे देंगे कि ये लेक्चर के बाद जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके, ऐसा हमारा होता था, ये मैनेज कर लूंगा। तो टीचर्स को बस आपने उसमें अंडर ले लिया तो सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। इसीलिए गाइस अटेंडेंस सेमेस्टर 1 के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर बना के रखो, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। हाँ, सेकेंड ईयर से सब चीजें नॉर्मल हो जाती है, सब चीजें आसान हो जाती है। आप सब समझ चुके रहते हो कि इंजीनियरिंग में क्या करना है, कौन सा बुक रेफर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे निकालना है, कैसे ऑल क्लियर होना, सब कुछ समझ चुके रहते हो। तब गाइज आप ये प्रोसेस कर सकते हो, हाफ में से जाना, ये करना, ये सब हो सकता है। बट सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के लिए मेरी तरफ से थोड़ा ना है। हाँ, जिसमें पूरा ही लेक्चर नहीं हो रहा, टीचर कोई है ही नहीं, तो आप जा सकते हो। बट अगर हो रहा है फिर भी आप बंक मार के जा रहे हो तो भाई थोड़ा मुझे लगता है अभी के लिए बचना चाहिए, बाकी चॉइस और मर्जी आपकी है। इसके बाद गए स्कोर की अगर मैं बात करूं तो स्कोर बरकरार रखना है। क्यों बरकरार रखना है? बहुत सारे लोग आपको सजेशन नहीं देंगे भाई, बोलेंगे नहीं नहीं कोई नहीं ऑल क्लियर हो। ऑल क्लियर तो होना ही है। ऑल क्लियर के साथ ही आपका गाइस आपका जो पॉइंटर्स है वो भी मैटर करता है, आपका स्कोर कितना बन रहा है वो भी मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी जो एमएनसी कंपनियां होती है वो जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे ना, जब प्लेसमेंट के लिए जब अप्लाई करोगे तो उनकी कुछ क्राइटेरिया ही रहता है कि भाई इसका 7.5 होना चाहिए, इसका 8.5 होगा तो ही वो अप्लाई कर पाएगा। समझ में आ रहा है? देखो गाइस आपके पास कितना भी नॉलेज है, पर जो पहला होता है ना, जो पहला जॉब होता है, जो प्लेसमेंट होता है ना, बहुत सारे क्राइटेरिया के बेस पे मिलता है। तो उस पर एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपको पॉइंटर कितना है, वो पॉइंटर भी रहेगा, इसका ये पॉइंटर होगा तो ही वो अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो भाई वो वहां बैठ ही नहीं सकता। हाँ, आगे के जॉब्स, आगे का जो प्रमोशन है वो आपके नॉलेज के दम पे होगा, पर पहला जो होगा ना वो कॉलेज के पॉइंटर के दम पे होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो आपके यहाँ प्लेसमेंट्स होगा, जो अच्छी कंपनियां होगी, ये सभी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं,
वो बोलेंगे कि ये क्राइटेरिया, इसके अंदर इतने पॉइंटर चाहिए, पता चला आपका उतना है ही नहीं, तो बहुत सारे जगह आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने स्कोर को भी अच्छा बरकरार रखना है। एंड साथ में गाइस देखो रिलेशंस, अब बोलोगे सर शादी थोड़ी करनी है सर, रिलेशन बना के रखे, नहीं भाई, समझ में आएगा। आपके कॉलेजेस के अंदर जो सीनियर्स है उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखना बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग का मतलब कुछ और बॉन्डिंग बनाने मत बैठ जाना, समझ में आया? बताना ये चाहता हूँ कि एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिससे क्या होगा कि वो आपको ऐसा ट्रीट करे कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है। उससे फायदा क्या होगा? देखो फायदे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, पहला फायदा ये। बहुत सारी चीजें जो कॉलेजेस में होती है, जो लोगों को बाद में पता चलने वाला है, वो आपको पहले पता चल जाएगा, एक ये बेनिफिट। एंड इसके बाद के बेनिफिट्स वो देखो, ये हो सकता है जो फर्स्ट ईयर में आप हो तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले बच्चे सबसे आपसे पहले जॉब के लिए जाने वाले हैं, तो बहुत सारे जॉब्स के अंदर ना रेफरेंस की जरूरत होती है। तो अगर ये आपके पहचान वाले उस जगह पे है तो उनका रेफरेंस आपको मिलेगा और आपको जॉब बहुत जल्दी आसानी से मिल जाएगा। एंड इवन जॉब्स के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह पे आसानी से पता चलता है। इसलिए बोल रहा कि सीनियर से रिलेशन बिल्ड करके रखना बहुत जरूरी है। देखो अपने कॉलेजेस के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो स्टडी, प्रॉपर स्टडी करके अपने स्किल्स को डेवलप करने के साथ ही कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्लब्स जो होते हैं, सभी को ज्वाइन कर सकते हो, हर चीजों को अटेंड कर सकते हो। देखो गाइस, आप सभी को हर चीजों को, देखो इंजीनियरिंग में हर चीजों को जानना, पहचानना और खुद की फेस वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे 12th में छुप के कहीं बैठे रहते थे, आपको कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, यहाँ ऐसा मत करना। यहाँ अपना फ्रंट में रहना, फ्रंट में रहना, भले चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी चलेगा, पर आपकी फेस वैल्यू धीरे धीरे आप समझते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि मेरी क्या गलती है, और उससे सीखते जाओगे और आपके अंदर वो चेंजेस आता जाएगा। और चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पीछे पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। समझ में? टीचर्स के फ्रंट फेस पे आपको दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस आगे 4 साल के बाद अगर कॉलेजेस में प्लेसमेंट आ रहा है तो टीचर्स का भी बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारी चीजों को आपको प्रेजेंट करने का। इसलिए आपको भी खुद को इस तरह से रखना है। समझ में आया? तो ये चीजें दिमाग में रखना। प्लेसमेंट, मैंने बोला कि प्लेसमेंट के लिए आपके पॉइंटर जरूरी है। अगर आपके कॉलेजेस के अंदर आप बोलोगे सर अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा सर, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया ना सर, बस उसको वेबसाइट पे था सर, और है ही नहीं सर, प्लेसमेंट ही नहीं है सर, सीनियर आया तो पहले बता दी किधर आ गया भाई, फंस गया। मतलब भाई अब जो हो गया सो हो गया। अब एक ही चीज है कि अगर आपके कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट नहीं है तो भाई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं। तो अपने नॉलेज को बरकरार रखो, अपने स्किल्स को बरकरार रखो, जॉब का कोई टेंशन मत लो। यहाँ बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसको आपको अपने आप पता चल जाएगा। बट अगर आपके अंदर है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो भाई आपको कोई भी रोक नहीं सकता अच्छे पोजीशन पे जाने से। ये बात मेरी लाइन याद रखना। जो नॉलेज होता है, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो भाई कोई भी कॉलेज है आपको जॉब अच्छा मिलेगा ही। और जल्द, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बट इसके बाद आपका प्रमोशन ऐसे होता जाएगा। समझ में आया? एंड गाइस लास्ट टू लास्ट, आप जब इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो हर चीजों को आपको अपना चेंज करना जरूरी है। उसके अंदर अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। बताना चाहूंगा, मैं खुद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक मेरे अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी, इससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो होता है। मेरा खुद का जो, मैं 42 kg मेरा मास था। ओके 42 kg। आप सुनोगे तो झटके में पड़ जाओ। हाँ जाके देख लो मेरे वीडियोस, भरोसा नहीं है तो मेरे वीडियो जाके देखो इंस्टाग्राम में, उसमें आपको दिख जाएगा। और मेरे इधर सब हाथ हट्टे कट्टे एकदम तगड़े, और मैं उसके अंदर ऐसा एकदम। तो फिर इसके बाद थर्ड ईयर के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि यार प्रदीप तेरे को चेंज होना चाहिए। अच्छा स्कोर कर लेने से कुछ नहीं होता, हर चीजें जब आप अंदर घुसोगे तो आपकी पर्सनालिटी हर वाइज अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को, एक बड़ी एमएनसी कंपनी को हैंडल करने वाले हो तो आपकी पर्सनालिटी हर वाइज, पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से एक पार्ट ये भी आता है। तो आप अपने वर्कआउट, अपने एक्सरसाइज को करके अपने आप को एक्टिव कर सकते हो, जिससे आपका माइंड भी बहुत शार्प होगा और हर चीजों को डिसीजन लेने के लिए बहुत तैयार रहेगा। इसलिए वर्कआउट और एक्सरसाइज को भी इसमें ऐड करना 4 साल में बहुत जरूरी है। भले 30 मिनट्स करो, 45 मिनट्स करो। मैंने बार बार बोला है कि जरूरी नहीं है कि जिम करो, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, पर डेली 45 मिनट्स वर्कआउट ऐड होना चाहिए। बोलोगे सर इतना सब कैसे होगा? भाई आपके भाई ने भी किया है और मैंने टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी बना के दिया है, आपको भी करना स्टार्ट करना चाहिए। समझ आए? हमारे टाइम तो वीडियोस कुछ नहीं था, हमें खुद से रिसर्च करके सब चीजें करनी थी, पढ़ाई खुद से ही करना था। टीचर्स का ऐसा हाल होता था कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था, पर खुद से ही करना था। बट आपके पास तो बेटर ऑप्शन है, आपके पास सब कुछ है। जो नहीं समझ में आपको पता है, प्रदीप गिरी एकेडमी जिंदाबाद, सब कुछ है भाई, ऐप है, यूट्यूब है, सब कुछ। आपको क्या ही करना है, बस पढ़ने बैठना है। समझ में? तो इतनी सब चीजें मैंने बताई, मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें जरूर समझ में आएगी। गाइस आप लोगों ने जो एक मांग की थी वर्कआउट एंड एक्सरसाइज का चैनल, मतलब फिटनेस का चैनल,
तो मैं जल्दी सोचूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मांग चल रही है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखो बाकी कामों में से फिर इसको टाइम निकालना ना एक मेरे लिए बड़ा टास्क है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना सारा काम करता हूँ। फिर भी आप लोगों की मांग मैं जरूर सुनूंगा, बस मुझे परेशान करते रहो कि सर लेके आओ लेके आओ लेके आओ। तो जितना फोकस रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी लाने का चांस रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।